Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के बारे में, ठीक है ना, जो हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं. अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं वहाँ तो बनते ही बनते हैं, राइट. और टीजीटी पीजीटी के लिए भी आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं. सबकी मात्रा और इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलन में जीवन चलता रहे. किंतु आज इस संतुलन के भंग होने के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण का संकट उपस्थित हो गया है. क्लियर सरकार? रुको. Now this is okay, right? चलो. आपने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि जहाँ पेड़ पौधे, खेत जल स्रोत हुआ करते थे, वहाँ अब बड़े बड़े बंगले, मकान, उद्योग, मल्टीप्लेक्स बन गए हैं. मकानों के निर्माण के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है. सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ गई है. यदि आप अपने आसपास देखें तो वायु में धुआं और धूल ही नज़र आएगा और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त आपको सड़ रहे कूड़े कचरे की बदबू तथा ध्वनि के स्तर में अत्यधिक वृद्धि का सामना करना पड़ेगा. विशेष रूप से शहरों में वाहनों की ध्वनि सुनाई देती है. छोटे शहरों तथा गांवों में भी वाहनों की बढ़ती संख्या अपशिष्ट पदार्थों के असुरक्षित निपटान के कारण पर्यावरण की स्थिति बदतर होती जा रही है. क्या आप जानते हैं इन सभी के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं व्यापक रूप से जन्म ले रही हैं. आप इन कारकों से किस प्रकार प्रभावित होते हैं और इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप अवश्य कुछ कर सकते हैं. इसके लिए केवल सृजनात्मक विचारधारा तथा इस समस्या के समाधान के लिए सुझावों को प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है. सॉरी, इट वॉज बाय मिस्टेक. सुझावों को प्रस्तुत करने की ज़रूरत है. आइए, इसमें जो अब बता रहा है कि कुछ मतलब क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने की कोशिश करते हैं. राइट, इसका पर्पज़ क्या है चैप्टर का? प्रदूषण क्या है बेटा? सभी जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. पर्यावरण में किसी पदार्थ की मात्रा उसका सामान्य से अधिक हो जाना या और इसके कारण पर्यावरण का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है. नदी का पानी प्रदूषित होता है, मानव उपयोग के लिए असुरक्षित हो जाता है, धुएं धूल के कारण वायु प्रदूषित होता है. ये सभी तत्व धूल को प्रदूषित करते हैं और मानव के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है. आप जानते हैं, वाहनों, फैक्ट्रियों, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, यह धुआं वायु को प्रदूषित करता है. औद्योगिक, मानव, पशु अपशिष्ट से भी पर्यावरण तथा मृदा प्रदूषित होती है. इसके अतिरिक्त ध्वनि भी वातावरण को प्रदूषित करती है. प्रदूषक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके कारण प्रदूषण होता है उन्हें प्रदूषक कहते हैं. इससे गलत स्थान पर या गलत समय पर गलत मात्रा के संघटन के रूप में भी देखा जाता है. प्रदूषक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. जब आप नदी में कपड़े धोते हैं या नहाते हैं तो आपके शरीर से निकला मैल, कपड़ों से निकला हुआ साबुन नदी के पानी को प्रदूषित कर देता है. ये तत्व पानी को गंदा कर देते हैं, इसे मनुष्य के पीने के लिए असुरक्षित बना देते हैं. क्या आप प्रदूषकों के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही है. धूल, मिट्टी, कचरा, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट आदि सभी प्रदूषकों के उदाहरण हैं.
क्या आप बता सकते हैं कि ये पदार्थ किस प्रकार प्रदूषण फैलाते हैं? यह प्रदूषक वायु, जल, मृदा को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रदूषक का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस कैसे कर सकते हैं? वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, फिर मृदा प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण होता है। दीज आर क्वेश्चंस, राइट, यू हैव टू टेल इट। ये आप मैच की कर सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण चिकित्सा, अच्छा ये तो मतलब स्टोरी है, ठीक है ना, हम सीधे उस पे आते हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वायु का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीव के लिए इसी पर, सभी जीव जीवन के लिए इसी पर निर्भर करते हैं। मानव, जानवर श्वास लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दिन के समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में वायु में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संगठन में जो है संतुलन बना रहता है। मतलब क्या हुआ, आप जानते ही हो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ले लिए, उन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाया और उसके बदले में उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज़ किया और उसको हम जो है इनटेक कर लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर सरकार? अधिकांश समय विशेष रूप से हमारे शहरी या इनके आसपास के क्षेत्रों में वायु जो हम सांस लेते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषक विद्यमान होते हैं। वायु प्रदूषक के स्रोत कौन कौन से हैं भैया? मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये गतिविधियां वायु प्रदूषक का प्रमुख कारण होती हैं। यह वायु प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है, जैसे दहन, राइट, दहन की प्रक्रिया जब आपको जलाते हो, राइट, कॉम्बस्शन, उसके बाद जो है की प्रक्रिया के कारण निकलने वाले धुएं, ताप बिजली, घरों में कोयले के जलने से, वाहनों से, पटाखों के जलने से, फैक्ट्रियों से, विमानों के माध्यम से, कीटनाशकों तथा कृमिनाशकों के छिड़काव से, इन सब से निकलने वाला धुआं वातावरण में बड़े क्षेत्र में जहरीले पदार्थ फैलाता है। क्लियर? विलायकों, स्प्रे पेंट के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये सभी स्रोत इतना अधिक धुआं उत्पन्न करते हैं कि इसके कारण सांस लेना कठिन हो जाता है। धुआं हमारी आँखों को भी प्रभावित करता है। कई प्रकार इसके कारण नेत्रहीनता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। क्लियर सरकार? बात वही है कि जो है कि मतलब इसके लिए नेचुरल सी बात है, हम इंसानी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। और इसके अलावा जो है कुछ अन्य स्रोत भी हैं जो प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जैसे आपकी ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें, जंगल की आग से उत्पन्न गैसें, धूल जो कि वायु के साथ फैल जाती है, राइट। वायु प्रदूषण के स्रोत देख लीजिए आप, प्राकृतिक होते हैं जिसमें जो है ज्वालामुखी और दावानल होते हैं, दहन होते हैं जो धुआं होता है, जलने से धुआं निकलता है, औद्योगिक धुआं और जहरीली गैस होती हैं, राइट। फिर आपका आ गया कृषि संबंधी कीटनाशक दुर्गंध, कृमिनाशक दुर्गंध, उसके बाद आपका विलायक आ गया स्प्रे और स्प्रे पेंट तथा धुआं, राइट। इसका इफेक्ट क्या होता है? नेचुरल सी बात है, हमारे सांस लेने की ग्रंथियों पर ही इसका असर पड़ेगा, राइट, ऑर्गन्स पर ही। प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, जिसके कारण भोजन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके कारण पत्तियों के छिद्र बंद हो जाते हैं और पौधों की श्वसन प्रक्रिया रुक जाती है। आपने पहले ही पढ़ा है कि प्रदूषण मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके कारण मनुष्य को सांस नली, शोथ, दमा आदि रोग हो जाते हैं। इस प्रदूषण के कारण त्वचा व नेत्र एलर्जी भी हो जाते हैं, जैसे शरीर पर चकत्ते होना, आँखों का लाल होना। प्रदूषण हमारे पर्यावरण को अत्यंत गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार धुंध के कारण खराब सादृश्यता होने की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किंतु कई बार यह खराब सादृश्यता धुएं
वायु में धुएं तथा धूल जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति इसे धूम कोहरा भी कहते हैं के कारण भी होता है। क्या आप जानते हैं कि 1991 यानी 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान तेल के कुओं में लगी आग के कारण निकलने वाले धुएं आसपास के तापमान का स्तर अत्यधिक बढ़ गया था, जिससे आसपास में व्यापक क्षेत्र में वनस्पति पूरी तरह नष्ट हो गई थी और प्राकृतिक सुंदरता भी समाप्त हो गई थी। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। मतलब खाड़ी का युद्ध किस दौरान में होता है? पहला क्वेश्चन 1991 के दौरान, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था? उस समय तेल के कुएं में आग लग गई थी, ठीक, और आसपास के जो है धुएं, उसकी वजह से टेम्परेचर आसपास का बहुत बढ़ गया था और आसपास की प्राकृतिक चीज़ें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, राइट। नेचुरल ब्यूटी भी समाप्त हो गई थी। वायु प्रदूषण के प्रभाव मनुष्य पे क्या पड़ता है? आँखों में संक्रमण होता है, श्वसन संबंधी एलर्जी होती है, प्रॉब्लम होती है, राइट। श्वसन अंगों पर इसका असर पड़ता है। पौधों पर क्या होता है? खाद्य उत्पादन में कमी आती है, तापमान में वृद्धि आती है, राइट। पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ता है? खराब दृश्यता होती है, वनस्पति और प्राकृतिक सौंदर्य का नाश हो जाता है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम कौन से हैं? वायु प्रदूषण से संबंधित उपाय: घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग कीजिए। धुएं को बाहर निकालने के लिए चूल्हे पर चिमनी का प्रयोग कीजिए। बायोगैस का प्रयोग करें, यह धुआं रहित ईंधन है। घर में सौर कुकर प्रयोग करें, जिसमें सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगे होने चाहिए ताकि धुएं में विद्यमान विषैले पदार्थ चिमनियों के भीतर ही रह जाएं और बाहर न जाएं। फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। क्लियर सरकार? वाहनों में ऐसे विशेष प्रकार के यंत्र लगे होने चाहिए जिनसे वाहनों से निकलने वाले प्रदूषक पदार्थों की मात्रा कम हो सके। सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए। कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए, इसके निपटान साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। संभव हो तो भूमि भराव द्वारा कूड़े का निपटान किया जाना चाहिए। सड़कें पक्की होनी चाहिए ताकि धूल ना उड़े, वातावरण में ना मिल सके। वृक्ष लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए ताकि वे वायु को ताज़ा और शुद्ध रख सकें। खेतों में वर्ष भर कोई न कोई फसल उगाते रहना चाहिए ताकि मृदा सुरक्षित रह सके, राइट। दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना। क्वेश्चंस हैं, आप करेंगे तो एक एक समझ लो, आपका टॉपिक तैयार हो रहा है। पॉइंट जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? हम में से अधिकतर लोगों को सुरक्षित पेयजल नलों से प्राप्त होता है। इस पानी को नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा साफ कराने के पश्चात आपके घरों में भेजा जाता है। इसमें उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए पानी का उपचार किया जाता है। क्या आप इस पानी की विशेषता बता सकते हैं? यह वह पानी है जिसमें कोई स्वाद, गंध, रंग, धूल, कीटाणु नहीं होते हैं, इसीलिए इसे सुरक्षित जल और पीने के लिए उपयुक्त मानते हैं, राइट। अब देखो, पॉइंट शुड बी नोटेड। प्रदूषित जल रंगयुक्त हो सकता है, इसमें धूल के कण हो जाते हैं, राइट। इसमें दुर्गंध हो सकती है अथवा इसका स्वाद भी हो सकता है। जो चीज़ रहेंगे उसका अलग स्वाद आ जाएगा, ठीक। जो प्रदूषित जल होगा उसके लिए बात करें। फिर सभी प्रकार के जल पीने योग्य नहीं होते, यहाँ तक कि घर के अन्य कार्यों में प्रयोग करने योग्य भी नहीं होते। क्या आपने बाग बगीचों में डाला जाने वाला जल देखा ही? यह गंदला और गंधयुक्त होता है। कभी कभी इसमें ठोस कण भी पाए जाते हैं। कुएं, तालाब, नदी के जल में भी कुछ या सभी अवगुण पाए जाते हैं। आप ऐसे जल को पीने, खाना बनाने, यहाँ तक कि कपड़े धोने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहेंगे। जल प्रदूषण के स्रोत कौन से हैं बेटा? घरेलू अपशिष्ट है, डेफिनेटली, ठीक है ना। घरेलू अपशिष्ट विभिन्न घरेलू गतिविधियों या क्रियाओं से उत्पन्न होता है। यह प्रदूषण तब फैलता है जब इसे जल स्रोतों, नदी, झील, तालाब या उसके आसपास डाला जाता है। जल के स्रोत उस समय भी प्रदूषित होते हैं जब उनका प्रयोग पशुओं के नहलाने, कपड़े धोने, शौच के पश्चात स्वयं को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रायः कचरे को भी जल के स्रोतों के आसपास फेंक दिया जाता है।
इन सभी कारणों से जल दूषित होता है। औद्योगिक अपशिष्ट। फैक्ट्रियों से आने वाले अपशिष्ट में अनेक हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थ नदियों, तालाबों तथा सागर में प्रवाहित होकर इनके जल को प्रदूषित करते हैं। कृषि अपशिष्ट। कृषि के लिए रासायनिक खाद, कीटनाशकों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वर्ष के दौरान इन खेतों से बहने वाला कटाव पानी में मिश्रित होकर पानी को प्रदूषित करता है और अंततः यह पानी जल स्रोतों जैसे नदियों, झरनों, तालाबों में मिलकर इन विभिन्न स्रोतों को भी प्रदूषित कर देता है। तेल का रिसाव। कभी कभी सागर के बड़े क्षेत्र में तेल के टैंकरों से तेल का रिसाव हो जाता है। इस कारण सागर का जल प्रदूषित हो जाता है। इसके कारण उस जल में विद्यमान पौधों और जीवों को हानि पहुंचती है। जल प्रदूषण के स्रोत। घरेलू अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, तेल का रिसाव। क्लियर? ये देखो, इसी में नहा रहे हैं, इसके कपड़े धो रहे हैं, सारी चीज़ें फेंक रखी हैं, तो जल प्रदूषित नहीं होगा, क्या ही होगा, राइट? इसके प्रभाव क्या होते हैं? जल प्रदूषण के प्रभाव वे सभी इससे प्रभावित होते हैं जो इस प्रदूषित जल का सेवन करते हैं। मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे। आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, बरसात के मौसम में किसी विशिष्ट क्षेत्र के लोगों में बड़ी संख्या में हैजा या जठरांत्र शोथ से पीड़ित हो जाते हैं, राइट? प्रायः यह बताया जाता है कि इस प्रकार की महामारी का मुख्य कारण उस क्षेत्र में साफ पेयजल की अनुपलब्धता है। असुरक्षित पानी को पीने के कारण हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, पेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषित पानी से नहाने से त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी हो जाती है। जल में रहने वाले जीवों, पौधों जैसे मछलियों, समुद्री शैवाल, अन्य समुद्री पौधे भी जल से प्रदूषित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि प्रदूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। वे प्रदूषित जल में मर जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के बिना वे सांस नहीं ले पाते। जल प्रदूषण के नियंत्रण के तरीके। क्या आप जल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय बता सकते हैं? सुनिश्चित करें कि जल के स्रोत में गंदा जल तो नहीं मिल रहा है। उद्योगों द्वारा गैर उपचारित अपशिष्टों को नदियों, तालाबों में डालने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। खुले में तथा जल स्रोत के समीप शौच नहीं करना चाहिए। इसके लिए उचित शौचालय का व्यवस्था करना चाहिए। शौचालय, शोकपीट, कूड़ेदान, निम्न भूमि जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है, जल स्रोतों से दूर होने चाहिए। जल स्रोत या उसके समीप नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए। कपड़ों को धोने तथा पशुओं को नहलाने के लिए विशेष रूप से तालाबों, कुओं में एकत्र वर्षा जल का प्रयोग करना चाहिए। कूड़ा कचरा नदियों और समुद्रों में नहीं डाला जाना चाहिए। यदि आप जल स्रोतों के रूप में किसी कुएं, तालाब का प्रयोग कर रहे हैं तो कुआं पक्का होना चाहिए। इसके चारों ओर मुड़ेर या पक्की फर्श होनी चाहिए। जल को साफ बर्तनों में भरकर ढककर रखना चाहिए। पानी निकालने के लिए हाथों को पानी में नहीं डुबोना चाहिए, राइट? दीज आर एक्टिविटीज एंड क्वेश्चंस, ठीक? एंड आपका आ गया मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण से तात्पर्य उस हद तक होने वाले भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन से है जिसका मनुष्यों और जीवों पर हानिकारक जो है प्रभाव पड़ता है। मृदा तब प्रदूषित होती है जब उसमें फैक्ट्रियों के अपशिष्ट के रूप में रसायन और धातुओं को फेंका जाता है, ठीक? मतलब मिट्टी ही हमारी प्रदूषित हो जाए। कुछ रसायन तो भूमि को पूरी तरह से बंजर बना देते हैं। जब भूमि या खेतों में अधिक मात्रा में कीटनाशकों, कृमिनाशकों, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है तब ये तत्व पौधों को आसपास विकसित हो रहे फलों, सब्जियों में प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात ये रसायन भोजन के रूप में हमारे पाचन तंत्र में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। पिछले हफ्ते रमेश का पुत्र बीमार हुआ। उसके पेट में कुछ विकार उत्पन्न हो गया था। डॉक्टर ने उसे बताया कि मिट्टी में नंगे पैर घूमने के कारण उसे यह समस्या हुई है।
जब घर में कूड़ा कचरा मिट्टी में डाला जाता है तो वह सड़ जाता है। इसके कारण जमीन पर कीट, कृमि, रोगाणु पनपने लगते हैं। कूड़े कचरे में विभिन्न बीमारियों के रोगाणु मौजूद होते हैं। जब लोग खुली जगह पर शौच पेशाब करते हैं, ठीक, वहाँ मिट्टी के रोगाणु और कृमि पनपने लगते हैं। हम नंगे पांव उस मिट्टी पर चलते हैं तो ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह भोजन चक्र के माध्यम से पशुओं और पौधों में भी प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार सभी जीव इसका शिकार बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में खुली शौच मतलब वही ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, राइट। कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर लो मतलब चलो आगे चलो। जब बारिश होती है तो यह प्रदूषित मिट्टी बहते हुए जल स्रोतों तक पहुंच जाती है। जल के इन स्रोतों को भी प्रदूषित कर देती है। कुछ लोगों को कहीं भी थूकने की आदत होती है। रोड पे आपने देखा नहीं, ये बस मतलब सारी गंदगी यहीं रोड पे ही फैलाना है। कुछ लोगों को कहीं भी थूकने की आदत होती है। थूक की यह लार न केवल आसपास के वातावरण को प्रदूषित करती है, इसकी जीवाणु रोगों को भी जन्म देती है। यह लार सूख कर अदृश्य हो सकते हैं किंतु इसके कीटाणु जो है यथावत बने रहते हैं, जो हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसका मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, तो इससे अवशिष्ट शौच, पेशाब, खुले में थूकना आदि मृदा में रोगाणुओं के फैलने के स्रोत होते हैं। आप जानते हैं कि हम नंगे पांव मिट्टी में चलते हैं तो उस मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमें बीमार बना देते हैं। कई बार औद्योगिक कृषि अपशिष्ट मिट्टी में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। इस प्रदूषित मिट्टी में फल सब्जियां उगाई जाती हैं। इन हानिकारक रसायनों को अपने में अवशोषित कर लेती है मनुष्य तथा इन फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के माध्यम, इसमें क्या होता है बेटा, कूड़े कचरे का उचित निपटान होना ज़रूरी है फर्स्ट, राइट। कूड़े कचरे का निपटान होना चाहिए ताकि इस पर मक्खियाँ, मच्छर, कॉकरोच ना पनप सकें। घर में इसे एक ढक्कन युक्त कूड़ेदान में ही रखा जाए, राइट। कूड़े कचरे के निपटान शहर से बाहर किया जाना चाहिए। घर के अवशिष्ट पदार्थों को गड्ढे में भर दिया जाता है। इन्हें टहनियों और वृक्षों से ढक दिया जाता है ताकि इन पर मक्खियाँ, मच्छर ना पनप सकें। जब ये गड्ढे भर जाते हैं तो इन्हें मिट्टी से ढक दिया जाता है। भूमि भरान, अक्सर खास तौर पर बड़े शहरों में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है कि उसके लिए छोटे छोटे गड्ढे अपर्याप्त हो जाते हैं। ऐसे में शहर की सीमा से बाहर पानी के स्रोतों से दूर निचली सतह वाली भूमि का चयन किया जाता है और हर रोज़ जहाँ कूड़ा कचरा डाला जाता है इसे नष्ट होने के लिए हवा और धूप में खुला छोड़ दिया जाता है। इससे अत्यधिक दुर्गंध आती है और ये पशुओं को आकर्षित करते हैं। चूँकि यह शहर के बाहर होता है इसलिए इसका लोगों पर असर नहीं पड़ता। हाँ, जब वे यहाँ से गुज़रते हैं तो उन्हें गंदगी देखनी पड़ती है और दुर्गंध भी सहना पड़ता है। खाद बनाना, कंपोस्टिंग, राइट, कंपोस्ट आप बना सकते हो खाद। तो इसमें क्या होता है, बगीचे के एकत्र कूड़े कचरे को बगीचे के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है। प्रतिदिन शाम को इसे राख और पत्तियों से ढक दिया जाता है। धीरे धीरे निचली परतें खाद बनती चली जाती हैं। इस खाद को बागवानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, राइट। कूड़े कचरे को जलाना, जब आप सबने बगीचे की पत्ती, घास, इन सबको जलते हुए अवश्य देखा होगा। इकट्ठा किया जाता है। कूड़े कचरे के निपटान के लिए जला देना अच्छी जो प्रक्रिया होती है क्योंकि इससे इसकी मात्रा कम हो जाती है, इसके रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, मक्खियों, मच्छरों आदि को भी पनपने का मौका नहीं मिलता। किंतु कूड़ा कचरा जलाने से काफ़ी धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा रीज़न बनता है। फिर भस्मीकरण आ गया, राइट। इसमें क्या होता है बेटा, कूड़े कचरे के निपटान का आधुनिक तकनीक होता है भस्मीकरण संयंत्र। एक भट्टी होती है जिसमें कूड़ा कचरा जल जाता है। यह एक महंगा तरीका है क्योंकि कूड़े कचरे के जलाने के लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, किंतु यह सुरक्षित है। धीरे धीरे कूड़ा कचरा राख के छोटे ढेरों में बदल जाता है। कूड़े कचरे के निपटान के लिए ऊपर लिखित कोई भी तरीका
पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। प्रत्येक के अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, राइट। उसके बाद किंतु अपने घरों से निकलने वाले कचरे के उचित निपटान के संबंध में स्वयं को अपने आसपास रहने वाले लोगों को शिक्षित करके हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ उपाय: स्वच्छ शौचालय का प्रयोग किया जाए, कीटनाशक उर्वरक का सीमित प्रयोग किया जाए, पर्यावरण सहिष्णु वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। अब इको मार्ग का अध्ययन बाद में करेंगे। यह मार्ग वो जो प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया था ना आपको जागो ग्राहक जागो में, कंज्यूमर अवेयरनेस में, उसके बारे में मैंने बताया था इको मार्क वगैरह क्या होता है, राइट। यह मार्क उत्पादों पे लगाया जाता है। यह बताता है कि जो है पर्यावरण सहिष्णु होते हैं, राइट। ऐसे उत्पादकों को आप खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट्स जो खरीदें, राइट। दीज आर क्वेश्चंस। अब हम आते हैं अपने ध्वनि प्रदूषण पर। आप संगीत मित्रों के साथ वार्ता कर लेते हैं, किंतु जब आप मशीनों से चलने वाले लाउड स्पीकरों का शोर तथा लाउड स्पीकरों का शोर, चलते हुए यातायात की ध्वनि सुनते हैं तो आप इस ध्वनि की तीव्रता अत्यधिक होती है। यह ध्वनि आपको परेशान कर सकती है। कुछ ध्वनियाँ आनंद प्रदान करती हैं और कुछ नहीं। कोई भी ऐसी ध्वनि जिससे आपको परेशानी होती है उसे नॉइज़ कहते हैं, राइट। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत: अपने आसपास देखिए, पहचानिए कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत आपके आसपास विद्यमान हैं। इससे कुछ स्रोत इस प्रकार हो सकते हैं जैसे मोटर वाहन, रेलगाड़ी, विमान, लाउड स्पीकर, रेडियो, टेलीविज़न जब वे ऊंची आवाज़ में चल रहे हों, उद्योग और मशीनें, राइट। फिर आपका प्रभाव: जब लंबे समय तक तेज़ आवाज़ें सुनते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, ये आवाज़ें आपको परेशान करने लगती हैं, हमारी नसों पर दबाव डालती हैं, जिससे सिरदर्द होता है। इससे धीरे धीरे हमारी श्रवण शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक। फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति, पायलट, ड्राइवर आदि जो शोर वातावरण में रहते हैं, अक्सर धीमी आवाज़ में कई बातें नहीं सुन पाते। उनके कान का पर्दा खराब हो जाता है। कभी कभी वे बहरे भी होते हैं। अधिक शोर के कारण तनाव होता है, मानसिक अस्थिरता भी उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम सभी शोरों से छुटकारा पाने के लिए रेडियो, टेलीविज़न की आवाज़ धीमी करके चलाइए। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए। अत्यंत आवश्यक होने पर ही वाहन का हॉर्न बजाइए। फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर रखना चाहिए। हवाई अड्डों का निर्माण शहर से बाहर किया जाना चाहिए। अब देखिए चैप्टर में हमने क्या सीखा। तो हमने विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों और जीवों पर उसके हानिकारक प्रभावों का अध्ययन किया। आप इन प्रदूषकों को नियंत्रित करने के कुछ उपाय के बारे में जान चुके हैं। उपयुक्त जानकारी का अध्ययन करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करना पूर्णतः हमारे हाथों में। हमें धुआं रहित ईंधन का इस्तेमाल करके अपने वाहनों को सही अवस्था में रखकर उसमें से धुआं निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना होगा। उद्योग धंधों के लिए ऊंची चिमनियाँ लगानी होंगी ताकि उनसे निकलने वाला धुआं सीधा आकाश की ओर चला जाए। इन छोटे छोटे प्रयासों से हम लोगों को अंधेपन, सांस के रोग से बचा सकते हैं। हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम ध्वनि के प्रदूषण को बहुत कम कर दें और लोगों को बहरा होने, मानसिक तनाव से बचा लें। हम प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त नियम बना सकते हैं। इस प्रकार लोगों में दस्त, आंत्रशोथ और हेपेटाइटिस जैसे रोगों से लोग बच सकते हैं, राइट। यह विश्व बहुत ही सुंदर है। इसमें रहने का आनंद अवश्य लेना चाहिए। हमें यहाँ वहाँ शौच, पेशाब, ये गंदगी मतलब कचरा फैलाते मत रहो। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई मत करो, राइट। पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्री और वस्तुओं से इसे गंदा करने की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, राइट। वृक्षारोपण कीजिए, उनका ध्यान रखिए। लोगों को पेड़ काटने नहीं देना चाहिए। अपनी रसोई में धुआं रहित ईंधन का प्रयोग कीजिए। और क्या कीजिए आप? जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं। यानी गंगा में गए, डुबकी नहाए, उसी में सारा गंदा कपड़ा धोया, सब कुछ सत्यानाश करके आ गए और बोले भैया हम गंगा नहा के आए हैं, राइट। शुद्ध जल को व्यर्थ ना फेंकें। रेडियो, टीवी को धीमी आवाज़ पर सुनें। लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। अपने वाहनों को प्रदूषण मुक्त रखें। कूड़े कचरे का निपटान स्वच्छ रूप में
करें, स्वच्छ साफ शौचालय का प्रयोग करें, फैक्ट्री सीवेज अपशिष्ट का निपटान करने से पूर्व उसका उपचार करें, वर्षा जल संग्रह का संवर्धन करें, पीने के उद्देश्य से पानी को छाने शुद्ध करें, उर्वरकों कीटनाशकों के प्रयोग का बहिष्कार करें, ध्वनि को कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग करें. राइट, दीज आर क्वेश्चंस डियर ऑल. एंड ठीक है ना, इनका प्रैक्टिस करना. सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर. फ्रेंड्स, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. राइट, सो हंसते रहिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए.